नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन। एमपी टेट आर्थिक भूगोल का एक नया चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। कल की क्लास पे हमने खनिज संसाधन को कंप्लीट किया था और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज उसी टॉपिक का अगला पार्ट है आपका ऊर्जा संसाधन, जिसमें देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो बिग इंच पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है और किस चीज के एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए जो बनाई गई है। तो इसमें पहला जो आंसर सही आपका आएगा वो है पेट्रोलियम। तो बिग इंच पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो इसमें पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता। अब ये कहां पर, इसको देखें जरा। तो बिग इंच पाइपलाइन से पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ये पाइपलाइन यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी, तो ये यूएसए और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में मिल जाएगी। यानी कि यूएसए के नीचे आपको जो मिलेगा, जैसे ये यूएस है, यूएस के नीचे यहाँ पर मिलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पर पूरी की पूरी ये पाइपलाइन आपको मिलेगी। इसी पाइपलाइन को यूएसए के अंदर क्या कहा जाता है, बिग इंच पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट पाइपलाइन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है कुछ ऑयल फील्ड्स दिए हुए हैं और कुछ कंट्रीज दी हुई है। तो इन ऑयल फील्ड को इन कंट्रीज के साथ आपको मैच करना है। जैसे आपका भोजनी, जब भोजनी बोला जाता है इसको, ऑयल फील्ड है, ये रशिया के अंदर लोकेट है, ये पॉइंट सही है। मीना अल अहमदी जो ऑयल फील्ड है ये आपका कुवैत में है, ये भी सही है। अल चचार, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि जो अल चचार ऑयल फील्ड दिया हुआ है, तो ये अल चचार जो ऑयल फील्ड है आपका, ये इराक में नहीं बल्कि ये सऊदी अरब के अंदर स्थित है। तो अल चचार कहां पर है आपका, सऊदी अरब में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका मैच नहीं करेगा। और जो अहवाज करके जो आता है तो ये भी सही है। तो सही आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि अल चचार कहां पर है, तो ये सऊदी अरब में, ना कि ईरान के अंदर है। क्लियर हुआ। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पर, तो भोजनी रूस में है, ये बिल्कुल सही पड़ा। मीला अल अहमदी कुवैत में है। अल चचार सऊदी अरब में। एवा जो है ये ईरान का। तो अल चचार क्षेत्र सऊदी अरब का अल हसा प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1948 में की गई थी। तो बाकी जरूरत नहीं है ज्यादा बहुत करने की, तो कम से कम इतना आप यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एंथ्रेसाइट क्या है। तो जब हम एंथ्रेसाइट की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर आपसे देखा जाए, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर आपसे कोल पूछा जाएगा तो वो क्या है, तो ये कोयले का एक पार्ट है या कोयले का एक अयस्क है। तो ये क्या, एंथ्रेसाइट एक कोयला है, तो जिसमें आप देखेंगे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट और पाइराइट, चार पांच प्रकार के आपको कोल मिलते हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। और ये इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे एंथ्रेसाइट का, तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी बेल्ट है, यहाँ पर एंथ्रेसाइट के प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो आता है इंपोर्टेंट, वो बिटुमिनस आता है। बिटुमिनस का सेकंड नंबर पर कार्बन कंटेंट होता है। तो किसी भी कोल की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी पाई जा रही है। तो ये सेकंड नंबर पर आता है और ये भारत में सबसे ज्यादा मिला जाता है। तो स्मेल्टिंग में और किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो बिटुमिनस कोल का ही किया जाता है। इसके बाद आता है लिग्नाइट का, तीसरा जो पार्ट आता है वो लिग्नाइट आता है। लिग्नाइट आपको सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, तमिलनाडु के नवेली के अंदर भारत में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चार प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार प्रकार आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिसोर्स क्राइसिस बना हुआ है। क्योंकि जो जितने भी आज हम रिसोर्सेस यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, जो भी अब यूज करते हैं, ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। और आज मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, रिसोर्सेस किसके लिए होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो रिसोर्सेस का मतलब भी होता है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो हमारे पर्यावरण के अंदर मौजूद हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, वो क्या हमारे लिए रिसोर्सेस है। लेकिन आज मानव क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को नहीं बल्कि अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि रिसोर्सेस हमारी आवश्यकताओं के लिए होते हैं, ना कि हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा
करने के, तो रिसोर्सेज फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड, ये गांधी जी का कोटेशन मिलता है। तो उन्हीं ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार हम रिसोर्सेज का है डिप्लीशन करते जा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर एक चिंता बनी हुई है कि ये रिसोर्सेज कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो उसका एक तरीका क्या है, तो एक तो होता है कि आप अल्टरनेटिव एनर्जी निकल सकते हैं, एनर्जी रिडक्शन कर सकते हैं, पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखो, तो कोल पेट्रोल तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक सोर्स निकालने पड़ेंगे। हमें क्या करना होगा, ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक सोर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे आपको नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना होगा, तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा पर, हमें सौर ऊर्जा पर ही ध्यान देना चाहिए, हमें पवन ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? तो हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपका भूतापीय ऊर्जा हो गई, ठीक है, आपका समुद्री ऊर्जा हो गई, तो इस प्रकार की जो बायो एनर्जी है, तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल सोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होते, ऑटोमेटिक आपके रिन्यू होते रहते। अगला क्वेश्चन क्या है, कुजवास क्षेत्र के लिए फेमस है। तो कुजवास जो क्षेत्र है ये आपका किसके लिए फेमस है, कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कुजवास जो क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस है, कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस। और ये कुजवास कहां पर है, ये रूस का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। यहाँ कोट्टी का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यह कोयला धरातल के पास ही पाया जाता है, जिससे खनन कार्य सुगम है, यानी कि ओपन माइनिंग इसकी आसानी से की जाती है। यहाँ से कोयला यूराल के औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जाता है, सोवियत संघ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में। तो सोवियत संघ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुजबास, यूराल, मॉस्को, कारागंडा, कजाकिस्तान, यूक्रेन का दोनबास, ये कारागंडा काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये कारागंडा आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और यूक्रेन का दोनबास क्षेत्र काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो ये सब यूएसएसआर के अंतर्गत ही पहले आते थे। निम्नलिखित में से किसे संपन्नता का झरना कहा जाता है, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या, तो संपन्नता का झरना किसे कहा जाता है, तो जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो खनिज तेल है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि संपन्नता का झरना, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इनका होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर क्या आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स, तो कौन सा इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का साधन है। जैसे थर्मल पावर है, पेट्रोल है, कोल है, ये सब आपके ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी ना कभी क्या है, खत्म हो जाएंगे। इनकी एक लिमिटेशन आपको मिलती है। लेकिन फॉरेस्ट है, हालांकि ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन इसको रिन्यूएबल अपने आप हो सकता है। फॉरेस्ट क्या होते हैं, आपको जंगल में पेड़ लगाने के लिए नहीं जाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते रहते हैं। ठीक है, आप पेड़ों को काटेंगे, उसके बाद से वहां पर क्या नए पेड़, अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर रहे तो अपने आप ही ये एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल होती रहती है। तो बाकी से फॉरेस्ट को हम यहाँ पर रिन्यूएबल में ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्सेज, तो कौन सा एक जैवीय संसाधन है। जैविक संसाधन यानी फॉसिल्स, तो जिनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं जीवाश्मों से हुई है, फॉसिल से संबंधित है, उसको हम जैविक रिसोर्स कहते हैं। जैसे आयरन आपका नहीं होगा, तांबा अब्रक नहीं होगा। तो कोयला क्या एक, तो कोयला यहाँ पर आपका एक जैविक रिसोर्स है, क्योंकि कोल का जो निर्माण है वो जीवाश्मों के अपघटन से होता है। तो जीवाश्म के अपघटन से कोयले का निर्माण होता है, तो कोयला यहाँ पर क्या होगा, आपका एक जैविक रिसोर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, कोयला परतदार चट्टानों में पाए जाने वाला एक जैविक संसाधन है। कोयले में 4 प्रकार हमने पढ़ते हैं, ठीक है, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट की, फिर सेकंड, ये क्रम इसी तरीके से याद रखना है। अगला देखेंगे, विच ग्रुप्स इज नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, तो कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखो, एक तो ऊर्जा को दो तरीके से, आपको पहले तो ये कंफ्यूजन जो है वो आपको क्लियर करना है। जब भी हम ऊर्जा को बात करते हैं तो ऊर्जा को एक होते हैं आपके परंपरागत, परंपरागत, और एक आते हैं आपके गैर परंपरागत। तो एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और एक होते हैं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के सोर्स वो हैं जो गैर नवीकरणीय हैं। कैसे हैं, जो गैर नवीकरणीय सोर्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, परंपरागत सोर्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रिसोर्स जो आपके क्या है, नवीकरणीय नहीं है, यानी कि गैर नवीकरणीय। जैसे आप कोल देखोगे तो कोल आपका इसी कैटेगरी में आता है।
तो कोल आप देखोगे तो जितने भी जीवाश्म हैं, जीवाश्म खनिज होते हैं, वो सब परंपरागत एनर्जी के सोर्स में आते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह ये सब इसमें आते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं गैर नवीकरणीय, यानी इनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आपका परंपरागत कन्वेक्शनल एनर्जी बोला जाता है। गैर परंपरागत ऐसे सोर्स हैं जो कैसे होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसलिए इनको गैर परंपरागत कहा जाता है। तो गैर परंपरागत सोर्स आपके नवीकरणीय होते हैं और परंपरागत सोर्स आपके गैर नवीकरणीय होते हैं। लहर ऊर्जा, बायोमास, पेट्रोल, देखो पेट्रोलियम आ रहा है तो पेट्रोलियम आपका नहीं आंसर होगा, क्योंकि पेट्रोलियम क्या एक आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा, जल विद्युत, जल विद्युत आपका आंसर हो सकता है। ताप, प्राकृतिक गैस, नगरीय अपशिष्ट, तो यहाँ पर थर्मल विद्युत दिया हुआ है, ये कोयले पर आधारित होती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इसको और पढ़ें तो सौर, पवन, भूतापी ऊर्जा, तो इससे बेस्ट आपके पास ये ऑप्शन है। हाँ, अगर इसमें आप कोई पेट्रोल, डीजल, गैस डाल देते तो आप सेकंड वाले को, टाइडल एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी में डाल सकते थे, नॉन कन्वेक्शनल में डाल सकते थे, लेकिन हमारे पास डी ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन ऑलरेडी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है सबसे उत्तम प्रकार का कोयला। तो ये अभी हम जान चुके हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अगला है डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहां पर स्थित है। तो डोनबास जो क्षेत्र है, ये अभी हम आपको कोयले वाले क्षेत्र में बता चुके थे कि डोनबास आपका यूक्रेन में स्थित है। कहां पर स्थित है, डोनबास क्षेत्र आपको कहां मिलेगा, यूक्रेन के अंदर मिलेगा। अब यूक्रेन की स्थिति कहां पर है, तो ये यूक्रेन आपको काला सागर के ऊपर मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे काला सागर ऑप्शन में दिया हुआ है, यहां पर कहीं पर भी काला सागर नहीं दिया, तो ए आंसर लगाएंगे। तो जो वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे तो ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर ये छोटा सा एजोब सी है, एजोब सी के ऊपर आपको किसकी स्थिति मिलती है, यूक्रेन की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंट्री ना देकर आपको ये दिया हुआ है। तो काला सागर, एजोब सागर के उत्तर में डोनबास नामक बेसिन क्षेत्र, यूक्रेन में डोनेट्स और नीपर। तो यूक्रेन में दो इंपोर्टेंट नदियां मिलती है, एक का नाम है डोनेट्स और एक नीपर। तो डोनेट्स और नीपर के बीच का जो पूरा बेल्ट है, इसी को डोनबास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला आपको मिल जाता है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज नॉट रिच ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें पूछा गया है कि कौन सी इसमें पेट्रोलियम रिजर्व कंट्री नहीं है। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक बार हम मैप देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप मिल जाएगा। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो आपको मैप मिलेगा यहाँ पर, ये इस तरीके से आपको देखा होगा कई बार आपने, अफ्रीका का मैप मिल जाता है। इसी अफ्रीका के ऊपर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको जो मैप मिलता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का मिल जाता है। तो इसके ऊपर यूरोप है, इधर आपका अफ्रीका है और यहाँ पर एशिया है। इसके बीच में एक सी आता है जिसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट सी है, भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। इसी भूमध्य सागर में कुछ देश मिलते हैं, जैसे यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर एक कंट्री मिलती है जिसको कहते हैं मोरक्को। इसके बाद यहां जाएंगे तो एक कंट्री मिलेगी अल्जीरिया, फिर एक कंट्री मिलेगी लीबिया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, एक ट्यूनीशिया करके देश मिलेगा, ट्यूनीशिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो ये पांच देश आपको टॉप पर मिलते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो ये जो पांच देश हैं, ये पांचों देशों की सीमा भूमध्य सागर से टच करती है। सारा डेजर्ट के अंतर्गत आते हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। यहां पर खास तौर पर याद रखने की, ये जो तीन देश हैं, ये जो तीन देश यहां पर आ रहे हैं, खास तौर पर अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक जिले हैं। मोरक्को की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्को आपका रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। तो मोरक्को किसके लिए फेमस है, रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। यहीं पर आपको एटलस माउंटेन भी मिल जाएगा, इसी मोरक्को के अंदर आपको एटलस माउंटेन भी मिलेगा। और इसी मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, जो भारत की यात्रा पर आया था। तो ये तीनों देश, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, ये मिस्र तक पूरे का पूरा बेल्ट याद रखना। तो ये सारे देश आपके पेट्रोलियम के मोरक्को
की अगर हम बात करेंगे तो ये एक रॉक फॉस्फेट कंट्री के लिए फेमस है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, देखोगे मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित अल्जीरिया, मोटानिया एवं पश्चिमी सहारा की सीमा से बनता है। कहां स्लेट कोबाल्ट उत्पादन में विश्व का प्रमुख, रॉक फॉस्फेट जरूर याद रखना, इसमें रॉक फॉस्फेट स्पेशली याद रखना, बाकी का याद रहे ना रहे ये जरूर याद रखना, ये मोरक्को का मेन प्रोडक्शन एरिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोवेन पेट्रोलियम रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व किसके पास मिलते हैं, तो वो आपको सऊदी अरब के पास सबसे बड़े, ये सारी कंट्री पेट्रोलियम उत्पादक है लेकिन सऊदी अरब में सबसे बड़ा प्रोडक्शन मिल जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के संचय भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर वेनेजुला तथा सर्वाधिक सऊदी अरब का कब्जा है। ठीक है, और भंडार आपको वेनेजुएला में मिलेंगे, प्रोडक्शन आपको सऊदी अरब में मिलेगा। संपूर्ण विश्व का लगभग 36% भंडार पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से तेल का भंडार धावर, दम्मान, अबकिप, काफित और सम्माम, ये कुछ यहाँ के मिनरल सॉरी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, इनको याद रखना है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द, तो जल विद्युत में सबसे प्रमुख जो देश आता है वो यूएस आता है। यूएस में जल विद्युत के लिए एक आप बेल्ट देखेंगे तो यूएसए का अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप यूएस का मैप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यूएस का मैप मिलेगा। यहां तक आपका यूएस का मैप रहेगा। अगर यूएस की बात करें, यूएसए की, यूएसए का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर, तो इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर एक आपको पर्वत मिलता है जिसको कहते हैं अपलेशियन पर्वत। तो यूएसए के पूरब में एक पर्वत मिलेगा जिसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, अपलेशियन पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मिचेल। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मिचेल, इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है। और ये अपलेशियन जो बेल्ट है, इसी अपलेशियन के अंदर कुछ रिवर्स आपको इस डायरेक्शन में आती हुई मिलती हैं। बहुत सारी नदियां हैं जिसमें, बहुत सारी नदियां हैं जो अपलेशियन पर्वत से आती हैं और इस तरीके से समुद्र के अंदर गिरती, क्योंकि ये बिल्कुल तट पर बना हुआ है। इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे आपको पोटोमैक नदी इसमें एक इंपोर्टेंट मिलेगी, एक हडसन नदी मिलेगी, ऊपर हडसन लिख सकते हैं, एक हडसन मिलती है और एक नीचे आपको पोटोमैक करके मिल जाती है। तो ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी पोटोमैक नदी पर है। तो पोटोमैक नदी पर ही क्या है, यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी लोकेटेड है। और हडसन नदी पर आपका जो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क सिटी जो है गगनचुंबी इमारतों का शहर है, वो हडसन नदी के तट पर है। और ये पूरी की पूरी जब ये नदियां यहाँ पर आती हैं तो ये एक फॉल लाइन का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, एक फॉल लाइन की, एक प्रपात रेखा का निर्माण करती है जिसका उपयोग जल विद्युत में किया जाता है। इसलिए यूएसए जल विद्युत में एक महत्वपूर्ण अग्रणीय राज्य है। अगला देखेंगे, अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग के लिए कौन कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, कैपयॉर्क, ये कैपयॉर्क होना चाहिए, कैपयॉर्क कर लेना इसको, कैपयॉर्क, कैपयॉर्क, कारागंडा, किरकुक और ट्रांसवाल, कौन सा कोयला उत्खनन के लिए फेमस है, बताएं जल्दी क्या आंसर होगा। तो यहां पर याद रखेंगे कैपयॉर्क जो पेनिनसुला है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। और ऑस्ट्रेलिया में इसी क्षेत्र में एक जगह मिलती है वीपा, वीपा, कौन सा क्षेत्र मिलेगा बेटा, वीपा क्षेत्र। कल हमने माइनिंग पढ़ा था, उस समय ये मैंने आपको करवाया था। तो इसी कैपयॉर्क पेनिनसुला में क्या स्थित है, वीपा क्षेत्र स्थित है, जो आप जानते हैं कि बॉक्साइड के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है, बॉक्साइड के लिए फेमस है। ऐसे ही जो किरकुक को देखेंगे, ये एक आपका प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है जो आपको इराक के अंदर मिलेगा। इराक या ईरान में किस में मिलेगा, ये देखिए जरा, किरकुक, हाँ इराक के अंदर ही आपको मिल जाएगा, सही है। ट्रांसवाल है ये आपको साउथ अफ्रीका के अंदर मिल जाता है। और कारागंडा है ये कोल के लिए फेमस है, जो कजाकिस्तान में स्थित है। कोल के लिए फेमस है जो कहां पर स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है। ये ट्रांसवाल भी यहाँ पर कुछ अलग माइनिंग वगैरह के लिए फेमस है। तो आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया कि कोयला के लिए फेमस कौन सा है, तो कोयला के लिए जो फेमस क्षेत्र आ रहा है वो आपका कारागंडा आ रहा है। तो कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तो कारागंडा आपका कोयला के लिए यहाँ पर फेमस है। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन भी लिखा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित कैंपबेल खाड़ी यूनियन यूरेनियम होगा, ये यूरेनियम पता नहीं मिसप्रिंट हो जाता है, यूरेनियम के लिए, कारागंडा कजाकिस्तान में, कोयला क्षेत्र के लिए, किरकुक इराक में, खनिज तेल के लिए, ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में, सोना उत्पादन के लिए फेमस है। और कैंपबेल जो ऑस्ट्रेलिया का मेन जो था वो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो था कैप यॉर्क। तो कैप यॉर्क था जो वीपा वाला क्षेत्र मिलता है, ये बॉक्साइड के लिए फेमस है, वैसे मैं भी आपको बता चुका था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मध्य पूर्व में खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला जो अग्रणी उत्पादक मिलता है वो आपको सऊदी अरब मिलता है। तो इसमें पहला आंसर जो लगाएंगे वो आपको क्या आ जाएगा, सऊदी अरब। यहां पर भी सऊदी अरब दिया, यहां पर भी सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद कुवैत का स्थान आता है, तो ये दो आंसर तो नहीं होंगे, सी या डी में आएगा। अब आता है कि इराक पहले नंबर पर आएगा या ईरान पहले नंबर पर आएगा। तो कुवैत यहाँ पर रिपीट भी हुआ है, तो इसमें इराक पहले नंबर पर आएगा, ईरान बाद में आएगा। तो सी आंसर होगा। तो सऊदी अरब, कुवैत, सॉरी, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन को एक बार रीड कर लिया करो। अगला क्वेश्चन है, विद्यमान विश्व में सर्वाधिक व्यापारिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति किसके करने वाली ऊर्जा है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी सप्लाइंग द मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी इज द वर्ल्ड, तो वो आपकी कौन सी है, तो वो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा यूज होता है। एनर्जी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऊर्जा है वो पेट्रोलियम है। बाकू इज फेमस फॉर, तो बाकू किस चीज के लिए फेमस है, तो बाकू आपका अजरबैजान के अंदर मिलेगा। तो बाकू पहली बात है ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपका एक देश मिलेगा अजरबैजान, पश्चिमी एशिया के अंदर आपको एक देश मिल जाएगा अजरबैजान। तो अजरबैजान की कैपिटल भी आपको क्या मिल जाती है, बाकू मिल जाती है। तो ये कैपिटल एरिया भी है इसका बाकू, और ये आपका किस चीज के लिए फेमस है, तो ये ऑयल वगैरह के लिए, पेट्रोलियम या ऑयल वगैरह के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सॉरी, ऑयल पेट्रोलियम के लिए, रिफाइनरी नहीं लगाना यहाँ पर, ये रिफाइनरी गलत हो जाएगा। ऑयल मेन याद रखना, दोनों ही ऑयल हैं, लेकिन पेट्रोलियम निकालने का केंद्र है, रिफाइनिंग का नहीं है। ठीक है ना, वो रिफाइनिंग लगा हुआ था। तो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन सेंटर है, यानी कि यहाँ से बाकू जो अजरबैजान में स्थित है, ये पेट्रोलियम का एक प्रमुख क्षेत्र है। अगला देखेंगे, विच एनर्जी इज द मोस्ट यूज बाय द लिविंग कम्युनिटी। तो जीव समुदाय द्वारा किस ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो जीव समुदाय सबसे ज्यादा जो यूज करता है वो सोलर एनर्जी का यूज करता है। तो जीव समुदाय के द्वारा सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, सनलाइट सबसे ज्यादा यूज करता है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का नॉन कन्वेक्शनल सोर्स क्या है, यानी कि यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत पूछा जा रहा है। तो गैर परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जो आपके ये नवीकरणीय होते हैं। तो ऐसे सोर्स जो नवीकरणीय हैं, तो नवीकरणीय सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो नेचुरल गैस तो आएगा नहीं, कोयला आएगा नहीं, कृषि अपशिष्ट आएगा नहीं, तो आप बायोगैस लगा सकते हैं। ठीक है, तो बायोगैस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिन्यूएबल सोर्स हो जाएगा, बायोगैस सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। तो ऊर्जा का सबसे सतत स्रोत क्या है, तो जलाऊ लकड़ी, पवन, कोयला। तो ये आपके सोर्स जो हैं, ये आपके कैसे हैं, गैर परंपरागत सोर्स है, यानी कि गैर नवीकरणीय है। तो जो नवीकरणीय सोर्स होते हैं, जैसे विंड है विंड आपका एक क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, आपके सस्टेनेबल सोर्स कहलाते हैं, यानी कि सतत स्रोत की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र, ब्रिस्टॉन कोलफील्ड, सार कोलफील्ड, डॉगलस, पिट्सबर्ग और सलोसिया। तो यहाँ पर जो सार कोलफील्ड दिया हुआ है, तो जर्मनी के अंदर कल भी हमने पढ़ा था कि जर्मनी के अंदर जो मेन कोलफील्ड मिलते हैं वो एक आपका रूर वाला क्षेत्र याद रखना, और एक वेस्टाफिला। तो रूर और वेस्टाफिला यहाँ के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है, रूर और वेस्टाफिला। उसी के अंदर आपको जो पूरे का पूरा सार कोलफील्ड मिलता है। तो सार क्षेत्र पहले जर्मनी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश भाग फ्रांस में चला गया। रूर घाटी क्षेत्र, इसे वेस्टाफिला क्षेत्र भी कहा जाता है। जर्मनी का 90% कोयला क्षेत्र जो है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। इसी को सार बेल्ट जो है वो इसी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन से खनिज तेल उत्पादन हेतु फेमस है। तो कारागंडा की अगर हम बात करेंगे, तो कारागंडा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपका कजाकिस्तान में है।
तो कजाकिस्तान में है, तो ये कोल के लिए फेमस है। ठीक है, ट्रांसवाल आप पढ़ चुके हैं कि ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, और ये आपका गोल्ड के लिए फेमस है, ये गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किरकुक जो था ये हमने पढ़ा था कि ये इराक के अंदर स्थित है। किरकुक कहां पर बेटा? ये इराक में स्थित है, ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, कैपयॉर्क जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये आपका बॉक्साइड, यहाँ पर एक जगह मिलेगी वीपा, तो वीपा जो क्षेत्र है, वीपा आपका किसके लिए फेमस है बेटा? यहाँ पर बॉक्साइड के लिए फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के लिए इराक का किरकुक क्षेत्र आ जाएगा। तो खनिज तेल उत्पादन में किरकुक प्रसिद्ध है, खनिज तेल उत्पत्ति सब, ये सब छोड़ दो, मेन किरकुक याद रखो। अधोलिखित देशों में किसने विश्व में प्रथम ज्वारीय शक्ति उत्पादन केंद्र बनाया है? तो कौन सा है जो टाइडल एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करता है? तो टाइडल एनर्जी का यूज करने वाला जो देश है वो है आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, तो ज्वारी शक्ति उत्पादन केंद्र फ्रांस में था, फ्रांस के लॉरेंस में स्थित रेस ज्वारी ऊर्जा केंद्र है। फ्रांस में ज्वारी ऊर्जा एक अग्रणी उत्पादक देश भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संसाधन उपयोग के प्रक्रिया में अंतिम अवस्था क्या होती है? जब हम किसी भी एनर्जी को यूज करते हैं तो उसमें लास्ट जो आपका प्रोडक्शन आता है तो वो आपका क्या आता है? अपशिष्ट सामग्री का निपटान। तो जो अपशिष्ट है उसको डिस्पोजल किस तरीके से किया जाएगा? अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस? कौन सा एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सोर्स नहीं है? तो जब रिन्यूएबल का नहीं है तो मतलब नॉन रिन्यूएबल पूछा जा रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा होगा? तो अगर आप देखेंगे भूतापीय ऊर्जा, अगर हम भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये आपका क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। ठीक है ना, और ये भी आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी में लिख सकते हैं। न्यूक्लियर आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, सोलर आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें आप यूरेनियम थोरियम वगैरह का यूज करते हैं, तो ये आपके ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आ मेजर ऑयल बेरिंग माराकैबो लेक, तो माराकैबो लेक कहां पर लोकेटेड है? तो ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा। तो जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो साउथ अमेरिका में यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको एक कंट्री मिल जाएगी। इस कंट्री को कहा जाता है वेनेजुएला। इस कंट्री को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला। वेनेजुएला का जो कैरिबियन सागर है ऊपर का ऊपर, तो वेनेजुएला का जो तटीय क्षेत्र है ये पूरे का पूरा तटीय क्षेत्र ऑयल प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस यहाँ मिलते हैं, और इसी में यहाँ पर ये जो वाटर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला एरिया, तो इसी में यहाँ पर एक माराकैबो लेक स्थित है। तो माराकैबो क्या है? एक झील है जो एक लेगून झील का उदाहरण है। तो ये आपके ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। वेनेजुएला की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कैपिटल भी इसी तट पर मिलेगी जिसका नाम क्या है? काराकस। तो वेनेजुएला की जो कैपिटल है काराकस, तो वेनेजुएला की कैपिटल काराकस एंड माराकैबो लेक बोथ आर फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन। ओवरऑल वेनेजुएला इज फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड लेवल। वेनेजुएला की कैपिटल, वेनेजुएला के अंदर ही आपको एक इंपोर्टेंट नदी मिल जाती है। इस रिवर को कहा जाता है ओरिनिको नदी। तो ओरिनिको नदी आपको इसी क्षेत्र के अंदर मिल जाएगी, और इसी ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं कैरो। तो इसी की सहायक नदी है जिसको क्या कहा जाता है? कैरो के नाम से जाना जाता है। और इसी कैरो पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। तो एंजिल जलप्रपात आपको जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो इसी वेनेजुएला कंट्री के अंदर मिलेगा, और इसी के अंदर आपको ओरिनिको बेसिन में लानोस के मैदान भी मिलते हैं। तो लानोस जो घास है वो आपको इसी क्षेत्र के अंतर्गत मिलता। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं? वेनेजुएला के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो ये वेनेजुएला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का, ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सारा बता ही दिया है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैपयॉर्क पेनिनसुला इज वर्ल्ड फेमस और विच? तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी में जो कैपयॉर्क पेनिनसुला, तो कैपयॉर्क पेनिनसुला में एक जगह मिलेगी वीपा। तो वीपा जो है ये बॉक्साइड प्रोडक्शन के लिए फेमस है।
ठीक है, यहां पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कभी आप मैप देखोगे, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का आपको मैप मिलता है हमेशा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का आपको मैप मिलेगा। ये जो पेनिनसुला निकला हुआ है इसी को कहा जाता है कैप यॉर्क पेनिनसुला। यही आपका कैप यॉर्क प्रायद्वीप है और इसी के अंदर जगह मिलती है वीपा, और जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम गैस के बॉक्साइट में क्वींसलैंड का कैपयॉर्क पेनिनसुला, कारपेंट्रिया की खाड़ी के पूरब में वीपा, कारपेंट्रिया की खाड़ी के पश्चिम में अर्नलैंड इसके विशाल भंडार है। तो यहां पर मिलती है आपको, तो ये आपका क्वींसलैंड वाला क्षेत्र हो गया, ये क्वींसलैंड का क्षेत्र है। क्वींसलैंड में आपको जो वीपा मिलेगा यहीं पर आपका मिलता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और यहां पर जो अरहेनम लैंड की बात की गई वो यहां पर मिलेगा। तो यहां पर आपको अरनेहम भूमि मिलेगी जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मिलेगी। ये पूरे का पूरा एरिया आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है, तो अर्नेहम लैंड भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर मिनरल्स एंड लीडिंग प्रोड्यूस इज नॉट करेक्टली मैच। तो कॉपर प्रोडक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो कॉपर प्रोडक्शन के अंदर आप जानते हैं कि आपको चिली मिल जाता है। तो कॉपर प्रोडक्शन में तो चिली का नाम आता ही आता है, ये सही है। टिन में आपका मलेशिया का नाम आता है। यूरेनियम में या तो कजाकिस्तान का नाम इंपोर्टेंट आता है और या फिर आपका कनाडा का नाम आता है। तो ये दो देश हैं जो सबसे इंपोर्टेंट हैं यूरेनियम प्रोडक्शन में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। रॉक फास्फेट में देखेंगे मोरक्को का नाम आ रहा है, तो मैंने आपको अभी मोरक्को का क्वेश्चन भी कराया था, तो यूरेनियम वाला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। खनिज उत्पादक में तांबा चिली में, टिन मलेशिया में, यूरेनियम कजाकिस्तान में, रॉक फास्फेट मोरक्को में फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है? अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश। तो जो अभ्रक है यानी कि माइका है, तो माइका विद्युत इलेक्ट्रिकल्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। तो ये क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होता है, तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर उदयपुर भिलवाड़ा वगैरह में, आप साउथ में जाएंगे तो नेल्लौर में, यहाँ पर आप जाएंगे तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग झारखंड वगैरह में। तो रिजर्व में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यानी कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान दो प्रमुख माइका क्षेत्र के राज्य हैं। अगला कुछ मैच करने के लिए आपको फिर से दिया गया है, तो इसी तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। तो बाकू हम पढ़ चुके हैं कि बाकू जो क्षेत्र है ये आपका अजरबैजान में है। तो अजरबैजान क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। तो अजरबैजान जो क्षेत्र है ये आपका ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो यानी कि ए का होगा आपका 4। तो ए के 4 में जाएंगे, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। ठीक है, अगला कुजबास यूराल। यूराल बेसिन की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका ईस्ट साइबेरिया कुजबास बेसिन। तो यूराल आपका खनिज तेल के लिए फेमस हो सकता है, सीका 2 मिल जाएगा, यहाँ पर सीका 2, यहाँ पर भी सीका 2। तो ये आपका खनिज तेल सीका 2 सही मैच हो रहा है। अब बचा है आपका ईस्टर्न साइबेरिया और कुजबास बेसिन। तो ईस्टर्न साइबेरिया और कुजबास बेसिन किस चीज के लिए फेमस है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका कुजबास बेसिन है ये कोयले के लिए फेमस है, और ईस्ट साइबेरिया आपका डायमंड वगैरह के लिए फेमस है। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। एक बार डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर लेते। बाकू ऑयल के लिए फेमस है, कुजबास आपका कोयला के लिए, यूराल आपका खनिज तेल के लिए, पूर्वी साइबेरिया आपका हीरा प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, यूराल आपका खनिज तेल के लिए सही मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता तथा इस मुलायम लकड़ी का भंडार भी कहा जाता? तो ये देश मिलेगा आपको, सबसे बड़ा देश कनाडा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट इज नॉट पेयर ऑफ यूएसए कॉर्न बेल्ट। तो यूएसए के कॉर्न बेल्ट में कौन सा स्टेट नहीं आता? तो अयोवा, मिसिसिपी, मैनीसोटा, इलियॉन्स और मिसौरी। तो इसमें मिसिसिपी बेल्ट नहीं आएगा। ये पूरे का पूरा आपको एक बेल्ट मिलता है जिसको कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका कई स्टेट्स आती हैं। तो इसके अंदर आपका जॉर्जिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा, ये सारे आपके मिसिसिपी क्षेत्र इसमें नहीं आएगा, बाकी के सारे आएंगे।
अगला है संसार की सबसे गहरी खान कौन सी है, तो विश्व की सबसे डीपेस्ट माइन कौन सी मिलेगी, तो डीपेस्ट माइन आपकी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी कनाडा के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन कौन सी मिलेगी, वो आपको कहां पर मिलेगी, नहीं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो विश्व की सबसे जो गहरी खदान है वो आपको दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे गहरी खान जो 4 किलोमीटर तक गहरी, सोच सकते हैं कितनी गहरी खान है, जो पेनोंग सोने की खान है, जो दक्षिण अफ्रीका के मंटेंग प्रांत में स्थित है। अब कुछ लौयस्क क्षेत्र दिए हुए हैं और उनको मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप मैच करके दिखाएं जल्दी, क्या सही आंसर इसका होगा, जल्दी बताएं क्या इसका आंसर होगा। तो पहला मिड कोस्टल रीजन दिया हुआ है, किरूना, लॉरेन और मिसाबी। मिसाबी हम कल भी पढ़ चुके थे कि ये यूएस के अंदर स्थित है, और यूएसए में जो आपका मिसाबी रेंज, मार्क्वेत रेंज जो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिसाबी रेंज, मार्क्वेत रेंज जो सुपीरियर हाईलैंड है, उस सुपीरियर हाईलैंड के आपके अंदर आपको मिल जाती है। तो मिसाबी रेंज आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मिल जाएगी। तो कम से कम डी का तो 2 फिक्स हो गया, तो डी का 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर भी हमारा यही आ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। क्रूना आपका स्वीडन में स्थित है, ये आपका देखो 4 से ही मैच कर रहा है, सॉरी बी का 4। कोस्टल रीजन आपका ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ए का 3, बी का 4, सी का 1। लॉरेन आपका फ्रांस में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखें जरा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, यानी कि ऐसे मिनरल जिनमें मेटल्स पाया जाता है वो मेटेलिक, और जिनमें मेटल नहीं पाया जा रहा वो नॉन मेटेलिक है। जैसे आप देखेंगे इसमें कोयला नॉन मेटेलिक है, ग्रेनाइट भी नॉन मेटेलिक है, जिप्सम भी नॉन मेटेलिक है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो जिंक आना चाहिए, जिंक आपका आंसर आना चाहिए इसमें, तो आप इसमें जिंक आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि कोयले, ग्रेनाइट और जिप्सम तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका जिंक। जस्ता एक धात्विक खनिज है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा पढ़ लेना इसको। कौन सा सम्मिलित नहीं है, विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच्ड, बताएं जल्दी कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बॉक्साइड का हम प्रोडक्शन देख चुके थे कि बॉक्साइड प्रोडक्शन में आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके कैपियोर पेनिनसुला में। तो पहला ही आंसर आपका गलत हो जाएगा। चांदी के लिए मैक्सिको है, टिन के लिए बोल्वा है, तांबा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, या आपका चिली का एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, आप चिली भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कनाडा एवं एंडमंट क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो तेल, यूरेनियम, तांबा। तो कनाडा वैसे भी आप जानते हैं कि किस चीज के लिए फेमस है, तो कनाडा वैसे भी आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप यूरेनियम आंसर लगा सकते हैं। तो एडमंट रीजन इज द कनाडा इज फेमस फॉर मिनरल्स। यूरेनियम में जो देखो, एक मिनट समझ लो, कनाडा का जो हुरन झील वाला क्षेत्र है, तो हुरन झील में एक शब्द क्षेत्र मिलेगा सडबरी, तो ये आपका निकिल उत्पादन के लिए फेमस है। यूरेनियम इसमें नहीं आएगा, तो इसमें आप तेल वाला लगा लेना, यूरेनियम का क्षेत्र नहीं है, ये तेल भंडार के लिए फेमस है, तो आप ऑयल प्रोडक्शन आंसर लगा लेंगे। ठीक है, कनाडा का एडमंटन शहर अल्बर्टा प्रांत की राजधानी जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कनाडा में विश्व के विशालतम भंडार हैं, कोयले, लोह अयस्क, यूरेनियम, तो ये आंसर यूरेनियम आएगा। तो सबसे बड़े भंडार कनाडा के कजाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा रिजर्व मिलेगा वो आपको यूरेनियम का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे, तो कनाडा में यूरेनियम का भंडार मिलता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पूर्व में सस्केंचुअन प्रांत के अथाबास्का झील के किनारे पर स्थित है। ध्यान देते हो कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार कजाकिस्तान के बाद कनाडा द्वितीय स्थान पर यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश मिलता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये थे आपके कुछ खनिज संसाधन और कुछ मिक्स टाइप के आपके, तो मेन ऊर्जा संसाधन था, ऊर्जा के साथ साथ हमने कुछ खनिज संसाधन के टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किए। तो ये यूनिट आपके यहाँ पर खनिज और ऊर्जा संसाधन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपका देखेंगे कि जो हमने शुरू किया हुआ था आर्थिक भूगोल, जो हमने आर्थिक भूगोल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इस आर्थिक भूगोल के अंदर हम सेक्टर्स को पढ़ चुके थे कि कौन कौन से आर्थिक सेक्टर हैं। हम इसमें कृषि को पढ़ चुके हैं, इसके अलावा इसके अंदर हम खनिज और ऊर्जा को पढ़ लिया। आज हमारा खनिज और ऊर्जा भी पूरा हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आपका दिया हुआ है परिवहन, इसके बाद आता है उद्योग। तो उद्योग आपके इस सिलेबस में शायद दिया नहीं है,
फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन 4 तो ये आपको पढ़ने हैं। आपको सी पोर्ट, कृषि, खनिज ऊर्जा और परिवहन, ये 4 टॉपिक आपके आर्थिक भूगोल में आते हैं। इंडस्ट्री को भी हम कंप्लीट करेंगे कि बाई चांस इंडस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल परिवहन के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।